हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर क्राइम आइडियाज यूट्यूब चैनल पर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में एक माँ अपनी बेटी, अपनी शादीशुदा लड़की से बात करने के लिए एक प्रदेश में माँ रहती थी और दूसरा प्रदेश में शादी हो जाने के बाद वो लड़की चली गई थी अपने पति के साथ अपने ससुराल। तो माँ, दिवाली का पर्व थी, इस वजह से माँ बार बार अपने, क्योंकि लड़की जो है हर 2 दिन में अपने माँ से बात किया करती थी दूसरा प्रदेश से, लेकिन 2-3 दिन हो रहा था माँ से बात नहीं कर रही थी वो लड़की। इस वजह से दीपावली का पर्व था, तो माँ ने सोचा ऐसे क्या हो गया, मेरी बेटी फ़ोन मुझे कर नहीं रही और मैं फ़ोन लगा रही हूँ, फ़ोन भी नहीं लग रही। थोड़ा बेचैन हो उठी, अपने पति से कहती है, जो देखो ना, 2 दिन से उस लड़की का नाम होता है कांचन, कांचन से बात नहीं हो पा रही है और मैं कई मरतबा फ़ोन लगाया, फ़ोन लग भी नहीं रही। तो कंचन का जो पिता होता है वो अपनी पत्नी यानी कंचन के माँ को दिलासा देता है, जो देखो कोई बात होगी, शायद फ़ोन ख़राब हो गया या रिचार्ज नहीं होगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, इसलिए फ़ोन पे बातें नहीं कर पा रहे हो। ऐसे ही दीपावली का समय है, सब लोग घर के काम काज में व्यस्त रहेंगे। लेकिन माँ का दिल नहीं माना। माँ को अंदर से बेचैनी हो रही थी, जो ऐसा कभी नहीं हो सकती। चाहे कितना भी काम रहे, मेरी बेटी कांचन मुझसे बात एक बार ज़रूर कर लेती और कुछ काम होता भी तो भी वो मुझे बता देती। इस वजह से माँ बार बार अपने पति से कह रही थी, जो देखो ना, तुम्हारे पास दामाद जी का तो नंबर होगा, मैं तो नहीं लगा सकती, तो तुम एक बार दामाद जी को फ़ोन लगाओ ना। अब कंचन की माँ के कहने के बाद कंचन का पिता जो है अपने दामाद को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन दामाद का भी फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। कंचन का पिता को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, जो ऐसा कैसे, बेटी का फ़ोन नहीं लग रहा है और दामाद जी का भी फ़ोन बंद है। दो एक मरतबा लगाने के बाद कंचन का पिता अपने दामाद के छोटा एक भाई है जिसका उम्र 15 साल होता है, उसको फ़ोन लगाता है। उसका भी नंबर कंचन के पिता के पास था। फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन लगाने के बाद वो फ़ोन उठाता भी है, बातचीत करता है, जो देखो बेटा, तुम्हारी भाभी की जो माँ है यानी मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तुम्हारे भाभी से एक बार बात करा दो ना। और तुम्हारे भैया का भी फ़ोन नहीं लग रहा है यानी मेरे दामाद का भी फ़ोन नहीं लग रहा है। तो वो लड़का कहता है, बात तो करा दूंगा लेकिन मैं फ़िलहाल घर से बाहर हूँ, घर पहुँचने के बाद मैं बता दूंगा या फिर मैं बात करा दूंगा। इतना कहने के बाद वो लड़का जो है फ़ोन कट कर देता। और यहाँ कंचन का पिता और कंचन का माँ को थोड़ा तसल्ली मिल जाती है, चलो सब ठीक है। अब जो भी मन में सवाल आ रहा था, जो भी ख्याल आ रहा था, वो सबसे दूर हो जाते। लेकिन कई घंटा बीत जाता है, फ़ोन नहीं आते। फिर से माँ वही कहती है, जो देखो ना, शायद वो भूल गया होगा, एक बार उसी को फ़ोन लगाओ ना। तो फिर से कंचन का पिता उस लड़का को फ़ोन करता है, यानी अपने दामाद का छोटा भाई को फ़ोन लगाता है। अब की बार रिंग हो रहा था, वो छोटा लड़का जो है फ़ोन नहीं उठा रहा, 2-3 मरतबा रिंग हो रहा था, आखिरकार वो फ़ोन काटने लगे। अब यहाँ ये दोनों और ज़्यादा परेशान होने लगे, माता पिता कंचन के। तो कंचन के माता पिता बार बार फ़ोन करता रहा, वो लड़का उठाता है और अपने माँ को फ़ोन थमा देते हैं, जो देखो भाभी का मायके वाले से फ़ोन आ रहा है, तुम बताओ। अब पहली बार कंचन के सास से बातें हो रही थी कंचन की माँ की। तो कंचन की माँ बार बार पूछ रही थी, जो मेरी बेटी से बात करा दो, मेरे दामाद से बात करा दो, कई दिन से हम लोग फ़ोन लगा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और आपके जो छोटा बेटा है, ऐसे ही सुबह से हम लोग कितनी मरतबा फ़ोन लगाया, वो फ़ोन उठाता भी नहीं, काट करता है, तो हमारी बेटी से बात करा दो। इतने में वो कंचन की जो सास है फूट फूट कर रोने लगती है। अब जब फूट फूट कर रोने लगती है, यहाँ कांचन की माँ और पिता समझ नहीं पा रहे थे, जो क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो कांचन की सास रोते हुए कहती है, सर्वनाश हो गया, अनर्थ हो गया, सब खत्म हो गया। कांचन की माँ और ज्यादा बेचैन हो उठती है, जो बताइए आखिर हुआ क्या है। इतने में कांचन की सास कहती है, जो दरअसल कुछ दिन पहले रोड एक्सीडेंट में मेरा बेटा, आपकी लड़की, दोनों का मौत हो गया था और उसका सब कुछ हो चुका है, यानी अंतिम संस्कार भी हो चुका है। अब इतनी बड़ी बात कोई एक लड़की के माँ को कैसे वो लोग छुपा सकते हैं, इन लोगों को ज़रा भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन इस बात को सुनने के बाद शौक तो ज़रूर हुआ, रोने लगती है। कंचन का पिता, जिनका नाम होता है बुलबुल कुमार सिंह, उन्होंने फ़ोन थामा, उन्होंने पूछने की कोशिश किया, लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं। तुरंत जो है कंचन के माता पिता
क्योंकि ये बिहार प्रदेश से खगड़िया में रहते थे कंचन के परिवार, तो कंचन के माता पिता फौरन खगड़िया से कंचन के घर जो गुजरात जूनागढ़ में वो लोग रहते थे, उसी जूनागढ़ में रवाना हो जाता है। अब 2100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कंचन के माता पिता उस जगह पर पहुंचता है, शोभा बदला गांव, जहां पर कंचन का ससुराल है और ये जूनागढ़ से 50 किलोमीटर दूरी के अंदर आती है। वहां पे पहुंचने के बाद, लेकिन उससे भी पहले, गांव पहुंचने से भी पहले उस इलाका के पुलिस थाने में पहुंचता है कंचन के माँ और कंचन के पिता। पहुंचने के बाद अपनी बेटी और दामाद के बारे में बताते, जो हफ्ता भर हो गया हमारे बेटी और दामाद से बात नहीं हो रहा है, लेकिन अभी 2 दिन पहले हमारे बेटी की जो सास है, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी और उनके बेटे का रोड एक्सीडेंट पे मौत हो गई। क्या आप लोगों के पास कोई ऐसी घटना आई है, यहाँ पर इस इलाका में कोई रोड एक्सीडेंट पे पति पत्नी का मौत हुआ? पुलिस भी हैरान। पुलिस सुन के कहता नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, हमारे इलाका में और हमारे आसपास के इलाका में ऐसा तो कोई घटना सामने नहीं आया जिस घटना में पति पत्नी की मौत हो जाता। और इसमें कंचन के पिता बुलबुल कुमार सिंह और कंचन के माँ ये भी बताती है पुलिस वाले को, जो हमारी बेटी तो 6 महीने गर्भ से थी। तो ऐसी औरत की मौत और 2 डबल रोड एक्सीडेंट में मौत पुलिस वाले को कैसे नहीं पता? पुलिस वाले ने सोचा इस मामले में कुछ जानकारी जुटाना ज़रूरी है, क्योंकि माता पिता बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। और बिहार का खगड़िया से वहाँ गुजरात के जूनागढ़ पहुँचे तो मामला बहुत गंभीर है। इस वजह से पुलिस का एक टीम फौरन कंचन के माता पिता के साथ उस शोभा बदला गांव पहुंचता है। अब शोभा बदला गांव में जब पहुंचता है, पहुंचने के बाद वहां पे सारे लोग हैरान हो जाते हैं। पुलिस गाड़ी पहुंचती है, पुलिस की टीम आती है और एक महिला है और एक आदमी है, उन दोनों को कोई नहीं पहचानता वहां पे। लेकिन वहां पर एक आश्रम करके जगह है, उस आश्रम के पास पुलिस का टीम पहुंचते हैं, सारे गांव वाले पीछे पीछे जमा हो जाता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तब उस शोभा बदला गांव में जाकर कंचन का पिता, कंचन के माँ अपने बेटी के घर पहुंचते। पहुंचने के बाद देखते हैं कि कंचन के सास जो है बैठी हुई है। पुलिस को टीम को देखते कंचन के सास भी खड़ी हो जाती है। और जो उस घर में एक लड़का था 15 साल का, उस टाइम तो घर पे ही था, लेकिन थोड़ी ही देर में भीड़ का फायदा उठाकर वो घर से फरार हो जाता। किसी को पता भी नहीं चला वो लड़का कहाँ चला गया। इतने में पुलिस जो है पूछताछ करते हैं, जो देखिए ये लोग बिहार से आया है और आपके घर में जो आपका बड़ा बेटा है, जिनका नाम शुभम गिरी है, इनका दामाद बताया जा रहा है, जो इन दोनों ने कहा कि हमारा दामाद है। तो कंचन की सास कहती है, हाँ, इन लोग ने जो भी कहा सच कहा, हमारा बेटा जो है शुभम गिरी 21 साल का है और इन लोगों का दामाद है, और ये लोग बिहार प्रदेश से, बिल्कुल सही कहा। तो पुलिस ने आगे सवाल किया, तो आपका बेटा और इनका बेटी कंचन कहाँ है? इतने में वो महिला जो है, शुभम गिरी की माँ जो है, एक साध्वी टाइप की महिला थी, वो रोने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो पुलिस जो है उस घर में नज़र दौड़ाने लगता है, उस आश्रम में। जब उस आश्रम में नज़र दौड़ाने लगता है तो देखता है कि एक जगह में ऐसी उबड़ खुबड़ मतलब मिट्टी है, ऐसा लगता है जो यहाँ पे कुछ खुदाई का काम हुआ है। पुलिस को थोड़ा शक हो जाता है, क्योंकि शुरू से ही इस मामले में जब कंचन के माता पिता ने पुलिस वाले को तहरीर दिया बिहार से जाने के बाद, पुलिस को थोड़ा बहुत डाउट हो गया था। घर के अंदर जाने के बाद ऐसा मंजर देखती है और वो महिला रोने लगती है, तो पुलिस ने सोचा कुछ तो मामला बहुत बड़ा मैटर है। इसीलिए पुलिस वाले जो है 2 मजदूरों को बुलाते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर जो है लोगों का जमावड़ा बढ़ जाता है। 2 मजदूर आते हैं और उस जगह का खुदाई होती है, जिस जगह में लग ही रहा था जो यहाँ पे खुदाई का काम हुआ था, और उसको बंद किया गया। ऐसे अक्सर मामला आता है हमारे हिंदुस्तान में, जो किसी को मारने के बाद उसको गड्ढे में दफना देता है। इस मामले में भी पुलिस को वही शक गया, तो इस वजह से पुलिस जो है मजदूरों से वहाँ पे गड्ढा खुदवाते, जैसे जैसे गड्ढा खुदवाते गया, लोगों का भीड़ भी जमा पड़ा, पुलिस का भी बेचैनी बढ़ते गया। और कंचन के माता पिता का तो सिर पर हाथ थे, जो कुछ भी सोच रहे थे वो लोग बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रहे होंगे, वो कह रहे होंगे, दुआएं मांग रही होंगी, जो हम लोग का दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वो सारी गलत हो, लेकिन काश वो गलत होती। करीब 5 फीट गड्ढा जब खोदा जाता है
क्योंकि नीचे का ज़मीन का मिट्टी गड्ढा खोदा गया था, इसीलिए बहुत नरम था। जल्दी से 2 मज़दूरों ने उस गड्ढे को 5 फीट तक खोद देता और 5 फीट खोदने के बाद उस गड्ढे से 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 लाशें बरामद होती है। 3 लाशें जब बरामद होती है, पुलिस के साथ-साथ सारे लोगों का पसीना छूट जाता है, क्योंकि उसमें एक मर्द था जो शुभम गिरी होता है, उसी घर का बड़ा बेटा होता है, 21 साल उम्र है, उसका बॉडी थी। दूसरा, जो बिहार प्रदेश से बुलबुल कुमार आए थे अपनी पत्नी के साथ, उन दोनों का बच्ची थी कंचन, कंचन का बॉडी थी। और तीसरा एक नवजात बच्चे, जो बच्चा जन्म भी नहीं लिया था, उसका भी सब उस गड्ढे में दफन हुआ था। अब वहां पर एकदम सारी जो है सारे, अब कैसे कह सकते हैं, सारे लोगों का मुंह तो बंद हो गया था, सारे लोगों का शरीर कांप कपा उठे थे। फौरन उस जगह पर कई सारे टीमें बुला लिया जाता है, बड़े बड़े आला अधिकारी आता है। 3 मर्डर का मामला था। और इतने में उस घर की महिला जो साध्वी बनकर रह रही थी, उनसे आप पुलिस हिरासत में ले लेता है और लोगों से पूछताछ करता है। तो लोगों ने कहा इस घर में एक लड़का भी था। जब आप लोग एंट्री हुआ, वो लड़का घर पर ही मौजूद था, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। यानी वो भीड़ का फायदा उठाकर और उस घर से भाग चुका था। भागने का मकसद ये साफ साफ कह रहा था, जो उस लड़का को कुछ ना कुछ पता है और ये घर का मामला है, घर के अंदर ही दफना दिया गया। इस वजह से उस साध्वी को ले जाते हैं पुलिस थाने और यहाँ तीनों सबको पीएम यानी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद उस महिला से पूछताछ होती है। जब उस महिला से पूछताछ होती है, महिला जो है रोते हुए पुलिस के सामने सब कुछ सच बताता है और पुलिस का एक टीम उस घर के छोटे बेटे को, जो 15 साल उम्र होता है, उसको ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों में फील्डिंग पे लग जाता है और कुछ ही समय में वो लड़का पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। जब माँ बेटे को पुलिस थाने ले जाता है, हाजिर किया जाता है, तब एक ऐसी सच्चाई सामने आता है, आप भी सुनेंगे ना तो आपका भी खून खौल उठेंगे। जो ऐसे लड़काओं को तो मौत की सज़ा देनी चाहिए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का कानून कुछ और ही कहता है। नाबालिग को मौत की सज़ा नहीं मिल सकती और नाबालिग को कड़ाई से पूछताछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इस मामले में वो दोनों माँ बेटा आखिरकार पुलिस के सामने सच्चाई कबूल लेता है। वो 15 साल का लड़का बताते हैं, जो हाँ, मैंने ही अपने हाथों से अपने बड़े भाई, अपने भाभी और भाभी के कोख में जो बच्चा पाल रहे थे उसको भी मारा। तीनों को मैंने ही अपने हाथों से मौत के घाट उतारा। इसमें माँ का भूमिका क्या थी, इसमें आपको बाद में पता चलेगा। दरअसल मारने का पीछे का मोटिव जो है वो लड़का बताता है। जब पुलिस वाले पूछा, सवाल जवाब किया, वो लड़का 15 साल का लड़का बताता है, जो साहब मैं क्या करता, मैं परेशान हो चुका था अपने भाई का टॉर्चर से, क्योंकि मेरा बड़ा भाई शुभम गिरी जो है हर पल हर वक्त मुझे डांटा करते थे, मुझे मारा करते थे। यहाँ तक कि मैं वहाँ पर एक गौशाला में काम करता था, यानी गौरक्षक था, और उसके बदले में उसको पैसा वगैरह मिलता था। उस पैसे को भी मेरा बड़ा भाई छीन लिया करता था। पुलिस ने पूछा आखिर ऐसा क्यों करता था। तब वो लड़का कहता है, दरअसल मेरी को एक लत थी, मैं शराब पीता था और ये सब शराब की वजह से ही मेरा भाई मुझे मारता था, पीटता था, मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन मेरी माँ जो है साध्वी का ज़िंदगी जीते हैं, वो ज़्यादातर आश्रम में पड़ी रहती है और घर से कुछ मतलब ही नहीं। मैं गौशाला में काम करता और मेरा भाई शुभम गिरी जो है इलेक्ट्रिशियन था, उनका पूरा परिवार थे, उनका बीवी थी कंचन, 19 साल उम्र थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मैं जो कमाई करता था मैं शराब में उड़ा देता था। मेरे भाई को नागाबार गुजारता था मेरा शराब पीना, और इस मैटर को लेकर आए दिन झगड़ा होता था। माँ कुछ बातों में नहीं रहती थी, लेकिन मेरा भाई मुझे आए दिन मारते थे, फटकारते थे, और जब भी मेरे पास पैसा होता था वो पैसा छीन लिया करते। कहते हैं तेरे पास पैसा रहेगा, तू नशा करेगा, शराब में उड़ाएगा, और इस उम्र में तू शराब पीता है, आगे जाके तेरी जिंदगी का हाल क्या होगा। लेकिन मुझे तो बस नशे की लत लग चुकी थी, शराब की लत लग चुकी थी। अगर शराब ना मिला तो मैं जी नहीं पाता। इस वजह से मेरे मन में बहुत भाई के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ। कुछ समय पहले मेरे भाई ने मुझे बहुत मारा पीटा। 15 तारीख की बात है, 15 अक्टूबर 2025 की बात है। उस दिन मेरा भाई ने मुझसे पैसा भी छीना और मुझे बहुत मारा। मारने के बाद वो अपने कमरे में चले जाते और मैं बाहर रोते रहता हूँ। फिर थोड़ी देर में मैं सो जाता हूँ। 16 अक्टूबर को जल्दी से मेरा आँख खुलती है, देखता हूँ कि, लेकिन मेरे मन में बहुत गुस्सा था भाई का,
उस वजह से भाई ने मुझे मारा था उस रात को, 15 अक्टूबर को रात को। और मेरे माँ भी नहीं थी और मेरी भाभी जो है बाहर काम कर रही थी। इतने में मैं गुस्से में उठता हूँ, मेरा आँख खुलती है और मैं देखता हूँ कि दूसरे कमरे में मेरा भाई सो रहा है और वो गहरी नींद में है। मैं एक लोहे का रॉड उठाता हूँ, उस लोहे का रॉड उठाकर भाई के कमरे में जाता हूँ और कमरे में जाकर सोते हुए भाई के ऊपर ताबड़तोड़ वार करता हूँ। इतने में भाई चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन मैं वार करते गया और थोड़ी देर में मेरे भाई जो है तड़प तड़प कर मर जाता है और जो चारपाई में सो रहा था, खटिया पे सो रहा था, वो नीचे गिर जाता, फर्श पर गिर जाता है। थोड़ा बहुत आवाज़ सुनने के बाद भाभी जो बाहर थी वो दौड़ते हुए घर के गेट पर पहुंचती है, लेकिन गेट पर पहुंचने के बाद उसके मुंह से आवाज़ निकालना बंद हो गए थे, क्योंकि कंचन भाभी ने देखा कि मेरे हाथ पे रॉड है और मैंने अपने भैया को मार डाला। भैया को कुछ रिस्पॉन्स नहीं, खून ही खून था। उसके बाद मैं देखता हूँ कि कंचन भाभी गेट पर खड़ी है। मैं उनके पास जाता हूँ, उसका बाल पकड़कर उसका कपड़े को खींचते हुए मैं अंदर कर लेता हूँ और दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। अब मैं उसे भी मारना चाहता था। जब मैं उसे खींच कर अंदर किया तो उनके पल्लू जो है सिर से नीचे उतर गया और उन्हें देखकर मेरे अंदर एक हवस जाग उठी। एक 15 साल का देवर का कहना है, पुलिस को तहरीर देते हुए कहता है, जो उनको देखे मेरे भाभी को देखकर मेरे अंदर एक हवस जाग उठी। मैं तो मारना चाहता था कंचन भाभी को, लेकिन मैं देखा कि कंचन भाभी हाथ जोड़कर मेरे पैर के पास बैठ गई और गिड़गिड़ाते हुए कहती है, जो मुझे मारना मत, मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, ये तुम्हारे घर की निशानी है, तुम्हारे भैया की निशानी है, तुमने तो अपने भैया को मार डाला, मुझे मत मारना। मैं समझ जाता हूँ भाभी बहुत डर गई है और भाभी को मैं जो कुछ भी कहूँगा वो सब कुछ करने को तैयार हो जाएगी। इसीलिए क्योंकि मेरे अंदर एक शैतानी ख्याल आ गया, हवस जाग उठी भाभी को देखने के बाद। तो मैं कहता हूँ ठीक है, अगर तुम बचना ही चाहती हो तो मेरा जो कुछ भी डिमांड है वो पूरी करो। मैं कहता हूँ अपने शरीर का सारे कपड़े उतारो, लेकिन वो खामोश होकर चुपचाप से मैं जो कुछ भी कहा कंचन भाभी ने वही किया। पहले साड़ी उतारी, फिर पेटीकोट उतारा, फिर वो पूरे शरीर का सारे कपड़े उतार कर मेरे सामने खड़ी हो गई। अब मैं उसी पलंग पर, जिस पलंग पर मेरा भैया सो रहा था, उसी पलंग पर भैया को, भाभी को लेटा कर उसके साथ रेप करता हूँ। उसका रेप करने के बाद मुझे ख्याल आता है, जब मैं शांत हो जाता हूँ मुझे ख्याल आता है, क्योंकि भाभी जो है एक मरी हुई महिला के जैसे पड़ी हुई थी। मेरी हवस पूरी हो जाती है। उसके बाद मैं सोचता हूँ भले ही वो अभी खामोश रही, लेकिन जैसी माँ आएगी, पुलिस आएंगे, लोग आएंगे तो वो सब कुछ बता देगी। इसीलिए मैं गुस्से में एक जोर से लात मारता हूँ भाभी का पेट में। भाभी का पेट ऊंचा हुआ था क्योंकि 6 महीने का बच्चा उनके गर्भ में थे। जैसे ही मैं जोर से लात मारता हूँ भाभी चीख पड़ती है और वो बच्चा जो है गर्भ से बाहर आ जाती है। सोचिए, हैवानियत सोचिए, इस लड़के का 15 साल का महज लड़का है। उसके बाद मैं उसका गला दबा देता हूँ और तब तक दबा कर रखता हूँ जब तक कंचन की मौत ना हो जाए। कंचन मर जाती है और वो बच्चा भी वहीं बाहर गिर कर, वो तो 6 महीने का, मतलब जन्म से पहले ही वो मर चुका था। उसके बाद मैं इंतज़ार करने लगता हूँ, मैं वहीं बैठा रहता हूँ। थोड़ी देर में मेरी माँ आती है। माँ आने के बाद इस मंजर को देखकर माँ की भी चीखें निकल आती है, लेकिन माँ डर जाती है। माँ को पता थी ये सारे कांड मैंने ही किया। फिर माँ को मैंने कहा, मेरे हाथ पे रॉड थी, देखो माँ, अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो और खुद को बचाना चाहती हो तो एक काम करो, मेरे साथ इस तीनों बॉडी को ठिकाने लगाने पे मेरी मदद करो, नहीं तो मैं इन तीनों के साथ तुम्हें भी मार डालूंगा। मेरे रवैया देखकर माँ भी डर जाती है और माँ भी वही करती है जो मेरे भाभी ने किया था, मेरी हर बात मानते हैं। फिर उसके बाद एक गड्ढा खोदता हूँ। गड्ढा खोदने के बाद माँ सब कुछ देख रहे थे और माँ मेरी मदद करती है। माँ के साथ मिलकर उन तीनों बॉडियों को उस गड्ढे में डाल देता हूँ। डालने के बाद ज़मीन बराबर कर देता हूँ और फिर मैं गौशाला चला जाता हूँ और माँ को साफ कह देता हूँ, इस बारे में अगर तूने किसी से भी जिक्र किया या किसी को बताने की कोशिश किया, आज इन तीनों को मारा, कल तुझे भी मैं मार दूंगा। मैं ये बात कह देता हूँ। उसके बाद माँ डर रही हुई थी, माँ भी कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे भी दिन बीतते गया, लेकिन फिर 20 अक्टूबर को 20 अक्टूबर को जब कंचन भाभी के माँ फ़ोन करने लगी, उनका पिता फ़ोन करने लगे, बार बार मुझे फ़ोन कर रहे थे, तब मैं फ़ोन अपनी माँ को थमाता हूँ और माँ को कहता हूँ कुछ भी बहाना बनाओ, लेकिन इन लोगों से मुझसे बातें मत करो। माँ ने
बातें करते करते कह दिया कि मेरा बेटा और आपकी लड़की का एक्सीडेंट पे मौत हो गया। ये सारी बात उस 15 साल का लड़का ने पुलिस वाले को बताया। पुलिस वाले जो है रोहित डागर, उन्होंने भी बयान दिया। उस बयान को भी मैं आप लोगों को वीडियो में आखिर में छोड़ कर जाऊंगा। और जो कंचन का पिता है बुलबुल कुमार सिंह, उन्होंने भी बताया जब वो फ़ोन कर रहे थे बिहार के खगड़िया से, वहाँ से लेकर गुजरात प्रदेश का जो जूनागढ़ जो सुबह बदला गांव में आने के बाद उनके साथ जो कुछ भी हुआ तो सब कुछ बताते हैं। वो वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन उसके बाद पुलिस का जांच होती है, पुलिस को लगने लगता है, लोगों को भी लगने लगता है जो नहीं, ये 15 साल का लड़के का अकेला का काम नहीं है, बल्कि उसके माँ का भी हाथ हो सकती है सारे मर्डर करने में। लेकिन माँ के जब मोबाइल का CDR निकाला, लोकेशन चेक किया, तो पता चला जिस वक्त ये सारी घटना हुई, माँ के फ़ोन का लोकेशन उस वक्त आश्रम का ही थी, लेकिन वो दूसरी जगह का थी। इस वजह से उस 15 साल का लड़के का बात को सच्चाई मानकर ही चल रहा है। लेकिन जो सबूत मिटाना और इतनी बड़ी क्राइम को छुपाना और बॉडी को ठिकाने लगवाने के जुर्म में माँ को भी हिरासत में लेता है, और अभी और जांच हो रही है। लेकिन इस घटना के बाद उस इलाका से लेकर बिहार के खगड़िया तक हिलकर लोगों को यकीन ही नहीं हो पा रहा है, जो कोई 15 साल का एक, मतलब 15 साल का लड़का, उम्र ही क्या है और उसको समझ ही क्या है, 3 मर्डर करता है और अपनी ही भाभी का रेप करता है। तो ये वो पूरा घटना है जो शुरू तो गुजरात में ही हुई थी, लेकिन इसका जड़ जो है बिहार से लेकर गुजरात तक थी। क्योंकि शुभम गिरी का परिवार जो है, शुभम गिरी का माता पिता जो है, वो उसी बिहार में खगड़िया में रहा करते थे। लेकिन 25-30 साल से वो लोग गुजरात में जूनागढ़ में जो गांव है सभा बदला गांव में रहते थे। और वहाँ पे शुभम गिरी इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, क्योंकि पिता का कोरोना के काल में मौत हो गया। पिता के मौत के बाद शुभम गिरी का जो माँ है साध्वी बन चुकी थी, और शुभम गिरी इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। और शुभम गिरी का जो छोटा भाई है जिसने ये पूरा कांड को किया है, वो गौशाला में गौ सेवक था और उसी से उसका पैसा मिलता था। लेकिन उसको बुरी लत लग जाती है, और फिर उसके बाद ये पूरा सच्चाई सामने आता, पूरा घटना सामने आती। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम बुलबुल कुमार सिंह है। मैं बिहार से आया हूं सर। मैं यहां अपनी बच्ची को तपास करने के लिए आया था सर। मेरे को कुछ शक हुआ मेरी बच्ची पर। मेरे समधन जो है वो मैंने उसको 20 तारीख को दीपावली का दिन फ़ोन किया, तो फ़ोन रात में नहीं उठाया। सुबह में सर फिर मैं उसको फ़ोन लगाया, तो वो क्या बोली कि आपकी बेटी और दामाद मेले घूमने के लिए चला गया। मैंने सर उससे पूछा कि इधर कब आएगी। वो क्या बोली कि वो जो है मेला से आएगी ना, तब उधर घूमने के लिए बिहार जाएगी। लेकिन शाम का टाइम 8 बजे फिर वह फ़ोन की मेरे को, आपकी बेटी दामाद एक्सीडेंट हो गया। मैंने सर उसको बहुत बॉडी मांगा कि उसका बॉडी का दे दो, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कैसा हुआ। वो हर टाइम झूठ पे झूठ बोलती गई। और यहाँ जब आने के बाद मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाया लापता का, उसका छानबीन खोज शुरू हुआ सर। खोजबीन में उसका लाश मिला, दोनों का मिट्टी का नीचे दफनाया हुआ। 5-6 फीट गड्ढा में उसको दफना दिया, सीमेंट बालू से उसको टाइट कर दिया, जमा दिया, उसका पूरा सबूत का ही मिटा दिया। इस केस में पहले हमें गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली थी कि जो 2 लोग हैं हस्बैंड वाइफ वो मिसिंग है। उसके बाद पुलिस की जो है टीम गठित की गई। पुलिस ने अलग अलग जगहों पे उनको ढूंढने की कोशिश की, और जो सस्पेक्ट्स हैं उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे पूछताछ की गई। उनके घर पे भी कई बार पुलिस जो है गई। उसके बाद हमारा जो शक है वो बातमीदारों ने जो हमें रिपोर्ट दी या अलग अलग सोर्सेज से हमें जो पता चला, तो उसके जो परिजन थे उनके ऊपर हमारा शक गहराया। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई तो हमें पता चला कि जो विक्टिम है उनको जो है मार के, हस्बैंड वाइफ को मार के वहीं घर के अंदर ही गाड़ दिया गया है। उनकी स्टेटमेंट के बेसिस पे फिर पुलिस ने जो है उस जगह को खोदा, और वहाँ से जो है हमें 2 शव बरामद हुए जो कि एडल्ट्स के हैं, और एक शव जो फिटस था, अराउंड 5 या 6 महीने का बच्चा है, वो गर्भवती थी चूँकि महिला,
तो हमें जो है एक फीटस 5 या 6 महीने का बच्चा भी जो है उनके गर्भ से प्राप्त हुआ। तो ये मतलब ट्रिपल मर्डर केस है। अभी और ज़्यादा पूछताछ चल रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो इसमें अलग अलग एंगल्स निकल के आ रहे हैं।